नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुनः आपके लिए लेकर आए हैं हम आपका खास कार्यक्रम कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। किसान भाई बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे किसानों की एक बेहद महत्वपूर्ण नकदी फसल यानी गन्ने के बारे में। हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का समय शुरू हो चुका है और इसी समय लिया गया सही फैसला पूरी फसल की किस्मत तय करता है। गन्ने की अच्छी बढ़वार, ज्यादा पैदावार और बेहतर चीनी रिकवरी के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन की भूमिका सबसे अहम होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ कि गन्ने की सही बुआई का समय, फसल के विकास के मुख्य चरण और कौन कौन सी पोषक तत्व उसके लिए जरूरी हैं, साथ ही साथ कैसे मिट्टी जांच और आधुनिक तकनीक हमारे किसान भाई बहनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और इन सभी विषयों पर सही और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर एक खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो है श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी लगातार आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। विक्रम जी, आज बहुत अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे आपसे बसंत में गन्ने की बुवाई के लिए सही पोषण से बेहतर पैदावार। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं। और गन्ना एक उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है और गन्ने को देखते ही सार मिठास भी आ जाती है। बिल्कुल, क्या बात है, बात करते करते भी मिठास आ जाती है। हाँ जी। तो हम विक्रम जी सबसे पहले ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गन्ने की बुवाई कब की जाती है और किसान भाई बहनों को बुवाई के समय किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, गन्ना एक हमारे किसानों के लिए मुख्य फसल है और ज्यादातर एरिया में गन्ने की बुआई होती है। जैसे वेस्टर्न यूपी देखा जाए, लखीमपुर, इधर चलते हुए गोरखपुर तक गन्ने की बुआई अच्छी होती है। और गन्ने की बुआई 3 पार्ट में होती है यूपी में। पहले हम ओटम लगाते हैं और कुछ किसान ओटम में जाते हैं, जो हमारी बुआई सितंबर अक्टूबर में लगती है। उसके बाद में जो बसंतकालीन गन्ना है, जो अभी हमारा मौसम चल रहा है, इसकी बुआई हमारी फरवरी मार्च में होने जा रही है। उसके बाद में कुछ किसान अपनी गन्ने की बुआई गेहूं कटने के बाद में भी करते हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन बुआई बोलते हैं, उसकी भी बुआई करते हैं। इसका जो अच्छा उत्पादन जो हम लेना चाहते हैं, बसंतकालीन बुआई फरवरी में जो करने जा रहे हैं, मार्च में करने जा रहे हैं, तो अच्छी किस्म का बीज लें किसान भाइयों, और जिसकी पैदावार ज्यादा अच्छी आती हो। जैसे 0238 था, बहुत अच्छी वैरायटी थी, पर वो कहीं ना कहीं कुछ एरिया में बीमारी की वजह से खत्म होता चला गया। तो हमें वो 0118 है, उसकी बुआई कर सकते हैं। और जो भी हम बीज लेकर जा रहे हैं वो रोग मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी ना हो। अगर बीज में पहले से ही बीमारी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली फसल है उसको भी बीमार रखेगी। और जो भी आँखें होती हैं, जिसका जो सीड में आँख होती है, उसी से ही आपका कल्ला फूट के आता है। वो आँख भी अच्छी होनी चाहिए, आँखों वाला सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर दराती फ्री हुई ना हो, आँख डैमेज ना हो, तो आपका सीड अच्छा जर्मिनेट हो ही नहीं सकता। और जो आपकी कतार होती है, लाइन से लाइन की दूरी, वो भी हमें देख के रखनी चाहिए। और लाइन से लाइन की दूरी इस हिसाब से रखे कि उसमें हवा पास हो जाए और अच्छा हवा का आवागमन बना रहे, जिससे हमारी फसल को फलने फूलने में अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो जितना अच्छा हवा और वो मिलेगा, उतना ही अच्छा पौधा हमारा ग्रोथ करेगा। और सबसे मेन जरूरी बात है उसमें संतुलित पोषण, यानी कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन हम देना है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम कहीं ना कहीं बैलेंस न्यूट्रिशन भी नहीं दे रहे तो हम अपनी फसल अच्छी नहीं ले सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मिट्टी में नमी कितनी है, उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये इन चीजों का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी पैदावार जरूर ले लेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ विक्रम जी कि गन्ने की फसल मुख्यतः कितने समय की होती है और इसके विकास में मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? स्टेप वाइज हमें बताइएगा, चरणबद्ध करके। गन्ने की फसल 10 से 12 महीने की होती है। इसके जो मुख्य चरण है वो हम 5 भागों में बांटे हुए होते हैं। पहला चरण होता है अंकुरन। अंकुरन यानी कि जब हम गन्ने की बिजाई कर रहे हैं
उसका जो फुटाव होकर आ रहा है, अंकुरन हो रहा है, तो वो स्टेज को हम अंकुरन अवस्था बोलते हैं। दूसरी स्टेज गन्ने की आ जाती है कल्ला फूटने वाली स्टेज, यानी कि जो अंकुरन होके आ गया उसके बाद में जो उसमें कल्ले फूटने स्टार्ट हो गए। और किसान भाई भी जानते हैं, जो हमारे शुरुआती कल्ले अच्छे फूट के आते हैं वही अच्छा गन्ना बन के आते हैं, और जो लेट में फूट के आते हैं वो अच्छा गन्ना नहीं बनते। तो हमें पोषण प्रबंधन भी उसी तरीके से करना चाहिए कि हमारे कल्ले अच्छे से फूट के आ जाए। और जितने अच्छे कल्ले शुरुआत में फूट के आ जाते हैं, तीसरी अवस्था होती है बढ़वार अवस्था, यानी कि वेजेटेटिव स्टेज, यानी कि कल्ले फूट गए और उनकी जो ग्रोथ चल रही है, गन्ना बढ़ रहा है, वो स्टेज को हम बढ़वार अवस्था बोलते हैं। एक स्टेज होती है गन्ने में चौथी अवस्था, जिसमें गांठ बननी स्टार्ट हो जाती है, गन्ने की पोरिया बननी स्टार्ट हो जाती है, गन्ना मोटा होने की अवस्था में आ जाता है। उसे हमें गांठ बनना या गन्ने का मोटा होना वाली स्टेज बोल सकते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज होती है गन्ने की पकने वाली अवस्था, जब उसमें अच्छे से शुगर बन जाता है, और वो शुगर बनने की स्टेज पे ही तभी मिल में हम उसे देते हैं। तो ये 5 स्टेज में गन्ने को बांटा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। तो ऐसे में आज के समय में गन्ने की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन क्यों जरूरी है, किस तरह जरूरी है? पूजा जी, किसान भाई भी जानते हैं, हम रेगुलर अपनी जो भी खेत है, मिट्टी है, उससे रेगुलर फसल लेते जा रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं हम संतुलित पोषण नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होता। तो हमें संतुलित पोषण देना जरूरी है। पहले क्या करते थे, हमारे खेत में गन्ने की फसल बिजाई हो गया, उसको फिर कटाई के बाद में 3-4 महीने छोड़ दिया जाता था या गैप दे दिया जाता था। तो उसमें अदर जो भी वीड्स जम के आते थे, या जो भी हम उसमें गोबर की खाद या ये चीजें भी डालते थे, उससे कहीं ना कहीं उसमें मिट्टी का जीवांश, कार्बन और अन्य पोषक तत्व भी मिल जाते थे। पर आज के टाइम में किसान भाई अपना खेत खाली नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पोषण पूरा बना हुआ नहीं रहता। तो आज हम देख भी रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार घटती जा रही है, और ज्यादातर किसान यूरिया पे ही डिपेंड रह गए। हमारी निर्भरता यूरिया पे हो गई ज्यादा। हम यूरिया को ही ऐसा समझते हैं कि इसी से ही हमारा पौधा मजबूत हो जाएगा या पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर वो चीज सत्य नहीं है। यूरिया केवल गन्ने को बढ़ाने का काम करता है और उसकी जो हरापन है उसको देने का काम करता है। अगर हम संतुलित पोषण नहीं देंगे तो हमारा गन्ना मजबूत होगा ही नहीं। तो गन्ने की लंबाई, मोटाई और उसकी बढ़वार, चीनी की रिकवरी के लिए हमें संतुलित पोषण देना बहुत जरूरी है। संतुलित पोषण के बारे में बात करते हैं, जैसे किसान भाई भी जानते हैं, हमारे पौधे को 17 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। 17 में 3 वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा जो हमें 14 देने हैं, क्या किसान भाई 14 डालते हैं? वो सभी जानते भी होंगे हम कितना डाल रहे हैं। किसान भाई ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालते हैं, या डीएपी डाल देते हैं, या पोटाश डाल देते हैं, या किसी ने बोल दिया तो सल्फर या जिंक तक ही वे डिपेंड है। उसके अलावा उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जरूरत रहती है। उनकी मात्रा हमें बोरी में नहीं देनी है, छोटी छोटी मात्रा ही देनी होती है, पर उनकी भी हमारी फसल को जरूरत है। अगर हम उसको जो संतुलित पोषण की बात कर रहे हैं, तो वो देना भी बहुत जरूरी है। जब हम उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बोलते हैं वो देंगे, उसे अच्छा भोजन मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अधिक लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। ऐसे में हम बात करें खाद की, तो संतुलित पोषण प्रबंधन के लिए कौन सी खादें किस किस मात्रा में किसान भाई बहनों को इस्तेमाल करनी चाहिए इस गन्ने की खेती में? जैसे कि अभी संतुलित पोषण के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो फर्टिलाइजर है वो अपना स्टेज वाइज, जो गन्ने की स्टेज मैंने बताई है उसके अनुसार हमें गन्ने में डालते हुए जाना चाहिए। वो गन्ने की फसल मैंने बताया 10 से 12 महीने की होती है, तो उसी के अनुसार हमें गन्ने में मुख्य जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसका भी संतुलन होना चाहिए। उसके अलावा फिर सल्फर, जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीशियम, इनका भी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, जो 150 से 180 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें नाइट्रोजन हम गन्ने को दे सकते हैं। उसके अलावा हम
फास्फोरस लेके जाते हैं। फास्फोरस को भी हम 2 टाइम में एनपीके या डीएपी को डालते हैं। और अपना जो पोटास की मात्रा है, पोटास की मात्रा भी हमें गन्ने में फास्फोरस के इक्वली रहना चाहिए। जितना अच्छा फास्फोरस देंगे तो उतना ही अच्छा हम गन्ना निकाल सकते हैं। इसी के उसमें हम यारा का भी एक क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान होता है जिसमें संतुलित पोषण प्रबंधन होता है गन्ने में। उसमें हम किसानों को यही बताते हैं, आप जब गन्ने की बुआई करने जा रहे हो उस टाइम पे 50 किलो डीएपी, उसमें साथ में एक कट्टा यारा मिला कॉम्प्लेक्स, यानी कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें 3 मुख्य तत्व तो हैं ही, उसके अलावा 6 सूक्ष्म पोषक तत्व भी है। यानी कि 9 न्यूट्रिशन का एक मिक्सचर है जो हमारी गन्ने की शुरुआती स्टेज के लिए बहुत जरूरी है। किसान भाई भी, जैसे हम डीएपी भी डालते हैं नीचे से, तो डीएपी पूर्णतः घुलनशील नहीं होती, वो 40% ही घुलती है और वो भी स्थायी होती है। जहाँ पे हम डाल देते हैं वो वहाँ की वहीं पड़ी हुई होती है। जब उसकी जड़ निकलती है, जड़ बड़ी होती है, तब उसे ले पाती है। पर कहीं ना कहीं हमें अच्छा फुटाव के लिए, अच्छा जड़ विकास के लिए, शुरुआत में अच्छी एनर्जी के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है, जो हमें कहीं ना कहीं डीएपी से पूरा नहीं हो पाता। यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ही फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस भी 3 टाइप का डाला हुआ है कि घुलनशीलता भी यारा मिला की 95% है और जो घुलता है पौधे को वो ही मिलता है। इसमें जो फास्फोरस है वो 3 टाइप का ऐसे है, पॉलीफास्फेट है, आर्थोफास्फेट है, कैल्शियम डिहाइड्रोजन फास्फेट है। और वो जो पॉलीफास्फेट है वो पौधे को शुरुआत में ही घुल के जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है और जो शुरुआत में अच्छा फास्फोरस मिल जाएगा, पौधे की उतनी ही जड़ अच्छी ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाएगी। और किसान भाई भी जानते हैं, जब हमारी नींव मजबूत हो जाएगी तो इमारत कितनी ही बड़ी बना सकते हैं। तो वही है फास्फोरस का मेन रोल, आपकी जड़ मजबूत करने का काम यारा मिला कॉम्प्लेक्स करता है। और इसमें जो पोटास भी है वो भी अच्छे ग्रेड वाला है, यानी कि क्लोराइड फ्री है, जो हमारी मिट्टी को हार्डनेस नहीं देता। क्लोराइड हमारी मिट्टी में जाएगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी को भी खराब करता है। तो आप 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स, 50 किलो डीएपी, उसमें 25 किलो पोटास और साथ में 5 किलो सल्फर मिला के आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। इसमें 15 से 20 किलो आप यूरिया गन्ने की बुआई में, अगर एनपीके यूज नहीं कर रहे, डीएपी डाल रहे हो, तो 20 किलो आप नाइट्रोजन भी, यूरिया भी इसमें डलवा सकते हैं। तो ये गन्ने की बुआई के टाइम का मैंने आपको संतुलित फर्टिलाइजर बताया। इसके बाद में आपका गन्ने का जर्मिनेशन होके आ जाता है 30-35 दिन में, गन्ना थोड़ा सा बड़ा होगा। उसी टाइम पे आप एक जिंक डलवा सकते हो, उसमें यारा भी एक अपना प्रोपोर्ट जिंक देता है। अभी तक क्या था, हम मोनो जिंक जो 33% आता था उसको ही मैक्सिमम किसान भाई यूज करते थे। उसका कारण ये था, पहले हमारे पास में अच्छा टाइप का जिंक नहीं था। यारा ने जो अभी प्रोकोट के नाम से दिया है या जिंट्रैक के नाम से भी आता है स्प्रे के लिए, प्रोकोट में जिंट्रैक में ये अंतर है, प्रोकोट आप यूरिया में मिला के मिट्टी में डलवा सकते हो और जो जिंट्रैक है उसका आप स्प्रे लगवा सकते हो। प्रोकोट में जो जिंक है वो ऑक्साइड फॉर्म में है और जिंट्रैक में भी ऑक्साइड फॉर्म में है 39.5%, और ये यूरिया में बहुत अच्छे से कोट हो जाता है। और जितना अच्छा यूरिया में कोट हो जाएगा, जहाँ भी यूरिया का दाना जाएगा वहाँ पे आपकी जिंक पहुंच जाती है। और इसकी जो मात्रा है वो 350 ml से लेके गन्ने में हम 500 ml तक यूज कर सकते हैं प्रोकोट जिंक का। और ये 30-35 दिन की स्टेज में आप इसे अप्लाई करवा सकते हैं। उसी टाइम पे गन्ने की फुटाव आना चालू हो जाएगा। उसके बाद में जो अंकुरण के बाद में एक फुटाव के टाइम पे आप अपना बोरोन का स्प्रे लगवा सकते हो। जब कल्ले फूटना और बढ़वार की स्टेज आ गई उस टाइम पे बोरोन की स्प्रे लगवा सकते हो। इसमें बोरट्रैक के नाम से यारा भी देता है। बोरट्रैक का फायदा ये होता है, बोरोन का, जो गन्ने की फटने की समस्या आती है वो नहीं होगी और गन्ना मजबूत होके है अपना साइज लेता हुआ अच्छी ग्रोथ करता है। तो ऐसे हम शुरुआत में ये लेके जा सकते हैं। अपना यूरिया जो आता है वो 35 किलो हमने डालना है, 30 से 35 दिन में 35 किलो, और फिर इसी तरीके से 20 दिन बाद में फिर 35 किलो। और ये हम अपनी जो
बढ़वार अवस्था है, जब गन्ने की मोटाई स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम तक अपना यूरिया डालते हैं, और जितनी मैंने मात्रा बताई उस हिसाब से हम यूरिया को यूज कर सकते हैं। कोई भी किसान ज्यादातर एक ही एकड़ में 2 से 2.5 बोरी तक डाल देते हैं, पर होता क्या है, जब हम यूरिया ज्यादा डालते हैं वो या तो लीच हो जाता है या उड़ जाता है। तो हमें 35 किलो एक बार में डालना है, वही पर्याप्त रहता है। तो 35 किलो से एक अच्छा जो भी नाइट्रोजन चाहिए पौधे को वो मिल जाएगा, और उसके लिए आपका जो पैसा भी वेस्टेज जा रहा है, जो फालतू में आप यूरिया के लिए लगा रहे हो, वो भी आपका कहीं ना कहीं बचत में जाएगा। एक गन्ने की स्टेज आती है 110 से 120 दिन वाली है। उस टाइम पे गन्ने का क्या होता है, हमने जो फर्टिलाइजर पहले डाला है और उस टाइम पे गन्ने की मोटा होना वाली स्टेज आ जाती है, गन्ना अपना मोटाई लेना और बढ़वार वाली स्टेज, गांठ बनना, ये सारे काम प्रोसेस में आ जाते हैं। उसी टाइम पे हम 11 लीवा नाइट्राबोर और साथ में फास्फोरस का एक कट्टा ले सकते हैं, डीएपी का, और पोटास उस टाइम पे एक डोज फिर दोबारा से हमें अपने गन्ने को देना चाहिए 120 दिन की स्टेज पे, और फिर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। 11 लीवा नाइट्राबोर का फायदा ये होता है, उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम भी गन्ने के लिए बहुत जरूरी है। जब गन्ने की पोरी बन रही है, ज्यादातर किसान भाइयों ने देखा होगा जिस खेत में कैल्शियम नहीं डालते, जब गन्ने को हम बीज से काटते हैं तो उसमें तो दिखाई देती है, यानी कि खोखला गन्ना दिखाई देता है, और हमारे खेत का वजन भी अच्छा नहीं आता। कैल्शियम हमेशा जो सेल बनती है यानी कि कोशिका बनती है, उसके निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जितनी अच्छी सेल बनेगी, जो कोशिका बन रही है उसका निर्माण अच्छा होगा, तो उतना ही गन्ने की पैदावार हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम गन्ने का जो क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान है उसके अनुसार जाए तो हम ज्यादा पैदावार गन्ने से ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं आज के हमारे स्पीकर एक्सपर्ट गेस्ट जो हैं श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, और आप किसान भाइयों के लिए हम ये विशेष कार्यक्रम यानी कि किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर आए हैं, जिसे पहले आप 1 साल सुन चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद दोबारा से पुनः यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हाई डिमांड पर, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बसंत में गन्ने की बुवाई, इसका सही पोषण से बेहतर पैदावार कैसे प्राप्त करें। ये सारी जानकारियां हमारे एक्सपर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन श्रोताओं आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारे YouTube पेज पर आप ये सारे कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठकर, और वो YouTube पेज है 90.4 आगरा की आवाज। वहां पर आप अपने सुझाव, अपनी राय, अपने सवाल भी साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं, और हम उन्हें कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं जानकारियों को, जिससे आपको सही जानकारी मिले और आप बेहतर कृषि कर सकें। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो विशेष कार्यक्रम है कृषि जागरूकता कार्यक्रम, आप इसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर हर मंगलवार और हर शुक्रवार को ठीक दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। आधे घंटे का ये कार्यक्रम अगर मिस भी हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, अगले दिन ठीक 12 बजे पुनः प्रसारण आपके लिए तैयार है। आप उसे सुनकर आनंद लीजिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और YouTube पेज तो है ही, सारे एक्सपर्ट्स, सारी जानकारियां आपको वहां भी मिल जाएगी। फिलहाल आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है विक्रम सिंह जी। लगातार आते हैं, फोन लाइन पर जुड़ते हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही खास है। आपने हमें ये तो बताया कि किस तरह से हम खाद का सही इस्तेमाल करके अपनी गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगी कि जैविक खाद क्या ये भी सहयोग करती है गन्ने की कृषि में पैदावार को बढ़ाने के लिए? हाँ जी, जरूरी है जैविक खाद डालने भी, क्योंकि जो भी हम मिट्टी में पोषण प्रबंधन कर रहे हैं, जैविक खाद से भी कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा मिलता ही है। और उसमें भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, वे भी हमारी गन्ने की पैदावार के लिए, बढ़वार के लिए फायदा करते ही हैं। तो संतुलन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही बात है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं विक्रम जी कि असंतुलित पोषण प्रबंधन से हमारे किसान भाई बहनों की गन्ने की खेती की पैदावार और चीनी की रिकवरी कैसे कम हो जाती है अचानक से? जब हम कोई भी चीज असंतुलित मात्रा में डाल लेंगे, जैसे
ज्यादातर किसान नाइट्रोजन को ही ज्यादा डालते हैं मिट्टी में या पौधे को देते हैं। जब हम नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा देंगे तो अन्य पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो गन्ना क्या होगा, कमजोर होगा। रेशा, जो गन्ने का रेशा है वो बढ़ जाता है। रेशा जितना बढ़ेगा उसमें रस की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, पैदावार कम होगी और जो हमारी चीनी की रिकवरी है वो भी कम हो जाएगी। तो हम कोई भी चीज कर रहे हैं अगर असंतुलित है तो वो कहीं ना कहीं हमारी फसल पे, हमारी मिट्टी पे उसका साइड इफेक्ट आता ही है। आप अगर हम कोई सब्जी भी बना रहे हैं उसमें हम नमक ज्यादा डाल दें तो हमारी सब्जी भी सही से नहीं बनेगी। तो कोई भी चीज असंतुलित मात्रा में डाल लेंगे तो वो हमारी फसल में, हमारी मिट्टी को कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। गन्ने में मैंने बताया ही है, रेशा बढ़ेगा उतना ही गन्ने का रस कम हो जाएगा। जी विक्रम जी, हमारे भारत देश में गन्ने की खेती मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में होती है? गन्ने की खेती भारत में महाराष्ट्र में होती है, अपना यूपी में होती है, आपका पंजाब में होती है, आपका कुछ पार्ट में एमपी में भी होता है, उत्तराखंड में होता है कुछ पार्ट में। तो ऐसे मिला के, और साउथ में भी अच्छा गन्ना होता है, अपना आंध्रा में भी। तो इंडिया में गन्ने का अच्छा क्षेत्रफल है और हम चीनी का निर्माण और गन्ने से आज इथेनॉल और बहुत सारी चीजें बननी स्टार्ट हो गई है जो किसानों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह का मौसम इसके लिए उपयुक्त रहता है? गन्ने के लिए जो उपयोगी मौसम है जमाओं के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना जरूरी है उसके जमाव के टाइम के लिए। और फिर सर्दियों में थोड़ी सी बढ़वार रुक जाती है, उसी टाइम पे हमारे गन्ने का हार्वेस्टिंग पीरियड चलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो 25 डिग्री से ऊपर का मौसम होता है वो ज्यादा सही रहता है बढ़वार और उसके अंकुरन और रिकवरी अच्छी लाने के लिए। तो हम असंतुलित पोषण प्रबंधन पर अभी कुछ समय पहले बात ही कर रहे थे, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गन्ने की खेती की जाने वाले मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन से मोस्टली पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और हमारे किसान भाई उन्हें कैसे सही तरीके से जल्द पहचान कर उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। कुछ इस पे रोशनी डालिए। जैसे जहाँ भी गन्ने का क्षेत्र है वहाँ पे गन्ने का जो एरिया है नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, पर उसकी भी कहीं ना कहीं अगर हम यूरिया या अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे तो गन्ने में नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, फास्फोरस की भी हो सकती है, पोटास की भी कमी आ सकती है। जो हम सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे गन्ना अगर फट रहा है तो बोरोन की कमी हो सकती है, उसके सल्फर की कमी हो सकती है, अच्छा फुटा उठाव नहीं आ रहा है, जड़ों का निर्माण अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये तो हमें मिट्टी की जांच करने के बाद में ज्यादा अच्छा पता चलता है कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है या किस चीज की अधिकता है। तो ज्यादा अच्छा यही रहता है आप मिट्टी चेक करवाएं, उससे आपको पता चल जाता है। और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें इसकी कमी के लिए, और जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका हम स्प्रे के रूप में भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। और आपने बताया भी था जैविक खाद का भी हम उपयोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो मिट्टी में भी उसको भी स्टोर करते हैं। बिल्कुल। आज के समय पर बहुत सारी आधुनिक तकनीकें यानी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिसे सरकार भी बहुत प्रमोट करती हैं क्योंकि वो बहुत ही सरल हैं, साधारण हैं, लेकिन उनसे हमारे किसान भाई बहनों का काम बहुत आसान हो गया है, जल्दी हो गया है और सही हो गया है। तो ऐसे में मिट्टी की जांच और आधुनिक टेक्निक्स जैसे कि लीफ टेस्टिंग भी उन्हीं में से एक है, इससे हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, ये उन्हें कितना फायदा पहुंचाती हैं? जैसे कि मिट्टी की जांच से हमें पता चल जाता है कि खेत में कौन सा पोषण कितना हमें देना है और किस तत्व की उपलब्धता हमारे खेत में है वो किसकी नहीं है। इसी तरीके से हम अगर मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते तो उस टाइम पे हमारे पास में जैसे गन्ने की लीफ है उसके अनुसार भी हम उसका जो वास्तविक जरूरत है उसको हम समझ सकते हैं। पत्ती भी हमें बता देती है हमारी फसल में किस पोषण की कमी आ रही है या किसकी अधिकता है। तो हम लीफ टेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हम जो सही पोषण है उस टाइम पे जो भी पोषण देना है तो वो उस टाइम पे उपलब्ध करवा सकते हैं और अच्छा पैदावार हम उससे ले सकते हैं। कोई ऐसे हमारे अच्छे किसान भाई हैं जिनका नाम आज यहाँ आप
लेना चाहेंगे रेडियो स्टेशन पे सभी लोग सुने, क्योंकि आप विक्रम जी फील्ड में बहुत रहते हैं, किसान भाइयों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के रहते हैं परिवार की तरह, और बहुत सारे किसान भाइयों के साथ जोड़ते हैं, उनकी खेती आप भी जानते सीखते हैं और उन्हें भी सही तकनीक बताते हैं। तो आपकी बातों से और यारा फर्टिलाइजर के अच्छे बेहतर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके किसी किसान भाई ने हमारे गन्ने की अच्छी फसल कर बहुत अच्छा फायदा उसकी पैदावार से प्राप्त किया हो, कुछ बताना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? पूजा जी, ऐसे तो बहुत से किसान हैं यूपी में जो यारा के साथ में जुड़ के अपने गन्ने की पैदावार 400 से 500 कुंटल तक निकाल रहे हैं। वाह। तो उसमें तो बहुत से फार्मर है, सुखविंदर है, गुरविंदर है, लखीमपुर से आपका पलिया क्षेत्र से हमारे पास में बहुत अच्छे फार्मर जुड़े हुए हैं। तेजवीर जी हैं जो पलिया एरिया में बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं, अगर मैं नाम लेना चालू करूंगा तो बहुत सारे फार्मर आ जाएंगे। बिल्कुल, दिल से बहुत खुशी होती है कि हमारे किसान भाई कुछ हमें भी सिखा रहे हैं और हमसे सीखकर बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आप जब किसान भाई बहनों के बीच में रहते हैं तो पारंपरिक खेती हमारे बुजुर्ग किसान जो करते आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ टेक्निक्स आपको सीखने को मिलती हैं? जो परंपरागत खेती जैसे बुजुर्ग थे तो वो कहीं ना कहीं अपने पहले खेत में उनके पास जमीन अच्छी थी तो कहीं ना कहीं खेत छोड़ देते थे, इस खेत में आज बुआई कर दी, दूसरे में नहीं किया, तो उससे कहीं ना कहीं पोषण प्रबंधन बना रहता था। पर आज जरूरत के अनुसार हमें सारे खेतों में बुआई करनी होती है पर हम संतुलित पोषण नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं पैदावार तो बढ़ी पर वो उस टाइप का जो बोलते हैं ना उत्पादन गुणवत्ता वाला नहीं आ रहा है। पहले आपने देखा भी होगा जब बासमती चावल पड़ोसी का बनता था तो दूसरे पड़ोसी को पता चल जाता था कि पड़ोस में बासमती चावल बना है। पहले जो सरसों को पिलाई करने जाते थे कोल्लू पे तो वहां पे बैठा नहीं जाता था, उतनी तेज गंध आती थी। आज के टाइम में वो गंध चली गई है। आज जो हम पशुओं का दूध भी पी रहे हैं उसमें जो हम सोचते हैं कि हम कैल्शियम हमें दूध से मिल रहा है, जब पशु के अंदर ही कैल्शियम नहीं होगा, हमारी फसल में ही कैल्शियम नहीं होगा, तो क्या हम दूध में कैल्शियम ले सकते हैं? नहीं मिलेगा। ये इसका कारण ये भी है, आप पहले घी को हम उस घी को जब हम उबालते थे तो उसकी गंध बहुत आती थी, पड़ोसियों को पता चल जाता था। आज इनके यहाँ पे घी खाया जा रहा है, सहाना यानी कि उबाला जा रहा है, तो आज के टाइम में वो पता ही नहीं चलता है। तो कारण यही है, हमारी जो फसल है उसमें जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज की जो कमी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है विक्रम जी। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि गन्ने की खेती में ज्यादा खाद नहीं, सही खाद, सही मात्रा और सही समय पर सही पोषण प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाकर हमारे किसान भाई बहन न केवल पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि गन्ने की गुणवत्ता और चीनी की रिकवरी भी बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में मिट्टी की जांच, पत्ती परीक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकें आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी ताकत हैं। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको नई जानकारियां और नई दिशा मिली होंगी, और इन सभी बातों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी फोन लाइन पर जुड़े हमारे गेस्ट स्पीकर श्री विक्रम सिंह जी का, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी, अपना कीमती समय, अपनी कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी, आपने अभी हमें अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। जाने नहीं देंगे आपको, दोबारा से पकड़ के लाएंगे अपने किसान भाइयों के लिए एक और नए विषय के साथ, एक और नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपको विक्रम जी, और किसान भाई बहनों आपको भी मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, इजाजत चाहती हूँ इस कार्यक्रम के साथ जाने के लिए, वो भी इस वादे के साथ कि दोबारा आऊंगी एक नए विषय, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।